आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। बीएसपी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के साथ 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज करने जा रही है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से वो सत्ता से बाहर है। क्या ब्राह्मणों का हाथ थामकर मायावती का हाथी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, या मायावती का ब्राह्मण प्रेम बीएसपी के वोट बैंक माने जाने वाले जाटव, मुस्लिम और यादवों को मायावती से दूर करेगा? आज इसी बात पर चर्चा प्राइम टाइम में करते हैं। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज का नारा देते हुए जब ब्राह्मण समुदाय को अपनी ओर जोड़ने का अभियान चलाया तो इस राजनीतिक समीकरण की सफलता पर ब्राह्मणों को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन यह समीकरण इस कदर सफल रहा कि बहुजन समाज पार्टी की राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। बल्कि राजनीतिक भाषा में यह प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मशहूर हो गया। करीब 14 साल बाद बीएसपी नेता मायावती ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के इस फार्मूले को आजमाने की कोशिश की है और साल 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मण सम्मेलन के साथ की है। 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि 23 जुलाई को अयोध्या में उनकी पार्टी इसकी शुरुआत करेगी और आने वाले दिनों में राज्य के सभी 18 मंडलों और उसके बाद सभी जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने और ब्राह्मण सम्मेलन करने की जिम्मेदारी बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी गई है। ब्राह्मण सम्मेलन तो ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत अयोध्या से क्यों हो रही है, यह सवाल काफी अहम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे इसकी वजह बताते हैं। वजह कोई खास नहीं है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी ही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम सभी के है, इसलिए सोचा गया है कि क्यों ना उन्हीं की नगरी से इसकी शुरुआत की जाए और ईश्वर की आराधना करके कुछ अच्छा काम किया जाए। अब यही से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा। दरअसल बीएसपी के बाद सोशल इंजीनियरिंग का यह प्रयोग दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनाया और जिस अनुपात में ब्राह्मण अन्य पार्टियों से जुड़े उस अनुपात में उन्हें सफलता भी मिली। मसलन 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चलाया। उस बार उनकी पार्टी में भी 21 विधायक ब्राह्मण समाज के थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला और इस बार भी सबसे ज़्यादा 46 विधायक ब्राह्मण हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड से ये बताते हैं कि जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक थे उसी पार्टी की यूपी में सरकार भी बनी। जहां तक ब्राह्मणों को जोड़ने की बात है, कोरोना संक्रमण से पहले भी समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी ये कोशिश शुरू कर दी थी। उस वक्त परशुराम की मूर्तियों की स्थापना की होड़ चली। यह वही समय था जब पिछले साल कानपुर में विकास दुबे और उनके साथी कथित एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके अलावा भी कई ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ था और विपक्षी दल इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों की विरोधी है। उस समय कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में काफी मुखर हुई थी और पार्टी के उस वक्त के नेता जतिन प्रसाद ने बाकायदा ब्राह्मण चेतना मंच नाम की संस्था बनाई थी। लेकिन अब जतिन प्रसाद खुद बीजेपी में आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज तो है, विकल्प की तलाश में भी है, लेकिन विकल्प के रूप में वो बीएसपी को ही देखेंगे ऐसा अभी नहीं लग रहा। योगेश मिश्र कहते हैं मायावती का विकल्प ब्राह्मण समाज देख चुका है। सरकार बनने के बावजूद उसे कोई बहुत फायदा नहीं मिला। ब्राह्मण इस पार्टी से जुड़ा भले ही हो, लेकिन इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना वो अन्य पार्टियों के साथ करता है। साल 2007 में वोट तो बीएसपी ने लिया, लेकिन लाभ और सुविधाएं कुछ परिवारों तक ही सीमित रह गई और वही मुट्ठी भर लोग अभी भी बीएसपी के साथ है। यही नहीं, उस दौर के तमाम ब्राह्मण पार्टी से बाहर भी कर दिए गए हैं। अब दोबारा फिर कितना जुड़ पाते हैं ब्राह्मण, ये देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस की भी राय कुछ ऐसी ही है, लेकिन बीएसपी नेता नकुल दुबे कहते हैं कि अन्य पार्टियों ने ब्राह्मण समाज के साथ जैसा बर्ताव किया है वैसा बर्ताव बीएसपी
कभी नहीं करती है। नकुल दुबे कहते हैं, ब्राह्मण समाज को पहले काफ़ी कमज़ोर करके रखा गया था। 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, बीएसपी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें महत्व नहीं दिया। बीएसपी ने ही सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत की। ब्राह्मण और दलित, जिन्हें समाज के दो छोर कहा जाता था, बहन जिन्हें दोनों छोरों को आपस में जोड़ दिया। वे कहते हैं कि जब बीएसपी की कैबिनेट बनी तो सभी प्रकार के लोग उसमें शामिल थे। आज जिस तरह से ब्राह्मण को निशाना बनाया जा रहा है तो उसे बीएसपी में ही अपना सम्मान सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उसने 2007 से 2012 का दौर देखा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या करीब 11 से 12% है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां ब्राह्मणों की संख्या करीब 20% है और उन जगहों पर ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उम्मीदवार की जीत और हार तय करता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी की नज़र उन्हीं जिलों और उन्हीं विधानसभाओं पर सबसे ज़्यादा है जहां ब्राह्मण ज़्यादा है। पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ के अलावा ज़्यादातर ऐसे जिले पूर्वांचल और लखनऊ के आसपास है। जानकारों का कहना है कि यदि बीएसपी के परंपरागत मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण मतों का कुछ हिस्सा भी बीएसपी को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उसे फायदा पहुंच सकता है। सिद्धार्थ कालहंस, जो वरिष्ठ पत्रकार है, कहते हैं, बीजेपी को छोड़कर यदि ब्राह्मणों का कुछ हिस्सा जिस भी पार्टी के पास चला गया तो मुस्लिम मतों का उस तरफ ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका उस पार्टी को फायदा हो सकता है। फिलहाल यह फायदा लेने की स्थिति में सपा और बसपा ही है। बीएसपी एक बार इस सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर चुकी है और उसके पास सतीश चंद्र मिश्र जैसे स्थापित नेता भी है, इसलिए उसके पास ब्राह्मण मतों के जाने की संभावना ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी के पास उस कद का कोई नेता नहीं है। अचानक ब्राह्मण सम्मेलन के ऐलान के पीछे सिद्धार्थ कालहंस एक खास वजह देखते हैं। वो कहते हैं, पंचायत चुनाव में बीएसपी ने हर जिले में कुछ सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार जीते हैं। पार्टी को लगता होगा कि शायद यह प्रयोग विधानसभा में भी सफल हो जाएगा। कुछ सर्वेक्षण रिपोर्टों के मुताबिक साल 2017 में 70% से ज़्यादा ब्राह्मणों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था और बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीटें जीतने में ब्राह्मणों का यह समर्थन काफ़ी मददगार रहा। न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ब्राह्मणों का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपी में सरकार बनने के बाद उन्हें वह भागीदारी नहीं मिली जो इन्हें इस व्यापक समर्थन के एवज में मिलनी चाहिए थी। इस वजह से ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी स्वाभाविक है। सिद्धार्थ कालहंस कहते हैं, नाराजगी जरूर है, लेकिन ये नाराजगी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि ब्राह्मण मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो जाएगा। अभी भी यही लग रहा है कि ब्राह्मण वोटरों का अधिकांश हिस्सा बीजेपी के ही पास जा रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। जहां तक नाराजगी का सवाल है तो सत्ता में शीर्ष स्तर पर भागीदारी तो ब्राह्मणों को 1989 के बाद कभी नहीं मिली। 2017 में ब्राह्मण जोर शोर से बीजेपी के साथ लगा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के राजपूत बिरादरी के होने के नाते उसे नुकसान महसूस हुआ है। फिर भी ब्राह्मणों को लगता है कि अभी भी बीजेपी ही उनकी हितैषी है। यूपी में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन कांग्रेस यूपी में मजबूत स्थिति में नहीं है। यूपी में बीजेपी से ब्राह्मणों की कथित नाराजगी के पीछे मंत्रिमंडल में उचित और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में प्रतिनिधित्व न होना, कथित इनकाउंटर्स में कई ब्राह्मणों का मारा जाना और तमाम सरकारी नियुक्तियों में भी ब्राह्मणों को नज़रअंदाज करना प्रमुख है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, हाल के पंचायत चुनाव में देख लीजिए, ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिए गए और उन्हीं जगहों पर जब ब्राह्मण उम्मीदवार बागी होकर जीत गए तो उन पर पार्टी अपना हक बताने लगी। योगेश मिश्र कहते हैं कि ब्राह्मणों की इस नाराजगी का डैमेज कंट्रोल बीजेपी भी जरूर करेगी, लेकिन वो करना इतना आसान नहीं। योगेश मिश्र कहते हैं, बीजेपी कुछ न कुछ करेगी जरूर, क्योंकि उसे भी लगता है कि ब्राह्मण समाज लोकल वोट बैंक है, अपने साथ दूसरे समूहों को भी लेकर आता है।
इसलिए बीजेपी उन्हें आसानी से अपने खेमे से जाने नहीं देगी। लेकिन यह डैमेज कंट्रोल इसलिए आसान नहीं क्योंकि टॉप लेवल पर ब्राह्मण नहीं है और छोटी मोटी जगहों पर या कुछ पदाधिकारी मंत्री बना देने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी जैसे अहम पदों पर बदलाव होगा नहीं और इनमें से किसी भी पद पर ब्राह्मण नहीं है। मंत्री इत्यादि बना देने से मुझे नहीं लगता कि अब डैमेज कंट्रोल हो सकता है। बीजेपी की विचारधारा संघ यानी आरएसएस से जुड़ी है और जाहिर है कि आरएसएस ये ब्राह्मणों का संगठन है जो केवल और केवल ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करता आ रहा है। आरएसएस भारत का संविधान बदलकर मनुस्मृति लाना चाहता है जो ब्राह्मणों के हितैषी है। आरएसएस आरक्षण की खिलाफत करती है क्योंकि उसमें भी उन्हें ब्राह्मणों का ही हित दिखता है। चाहे राम मंदिर हो या कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, बीजेपी के अलावा इस पर किसी अन्य पार्टी ने काम नहीं किया। सवर्ण ब्राह्मणों को 10% आरक्षण भी बीजेपी ने ही दिया। पार्टी में मान, सम्मान और पद, नेतृत्व ब्राह्मणों का ही होता है। ऐसे में मायावती का ये कहना कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, बेमानी लगता है। योगी भले ही ठाकुर हो और ब्राह्मणों से उनकी बनती नहीं हो, केवल इस मुद्दे पर ब्राह्मण बीजेपी का दामन छोड़ मायावती के पास आएगा, मायावती की इस बात में कोई दम नहीं लगता। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।